गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अब देखिए चैप्टर चल रहा था हमारा यूनिट कोस्टिंग का, और इसमें आपको कुछ टाइप्स बताए थे यूनिट कोस्टिंग के। आप देखिए कुछ एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि कोस्ट कंपोनेंट की, जैसे प्राइम कोस्ट है, फैक्ट्री कोस्ट है, उसको हम किस तरीके से निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहला आता है प्राइम कोस्ट, तो जिससे कि आप अवेयर हो, इट इज़ द मेन एलिमेंट ऑफ कोस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट। इसको हम डायरेक्ट कोस्ट भी कहते हैं। और कैसे निकालते हैं प्राइम कोस्ट? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, है ना। इसका मीनिंग आपको पहले बता चुकी हूँ, फिर भी सुन लो ब्रीफ में कि डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जो कि मेन मटेरियल है मैन्युफैक्चरिंग में, जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसको आप मेज़र कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब भी आप फिनिश प्रोडक्ट को देखें तो आप उसको पहचान सकते हैं कि ये मटेरियल लगा हुआ है। जस्ट लाइक टिम्बर इन फर्नीचर मेकिंग, शुगर केन इन शुगर, है ना, यॉन इन क्लोथ, है ना। तो जो मेन मटेरियल है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल। अब देखिए ये जो डायरेक्ट मटेरियल है इसकी कॉस्ट को हम लेते हैं, और इसके लिए हमारे को निकालना होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, है ना। जैसे कल भी बताया था, सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लेते हैं प्लस परचेजेस माइनस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये हमारा आ जाता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, है ना। और अगर इसके अलावा अगर हम निकालें इसकी और भी आइटम्स हैं, टिपिकल कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो इसमें ओपनिंग स्टॉक हम लेते हैं प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड, मतलब जो एक्सपेंडिचर आपने परचेज़ के ऊपर किए वो हम इसमें ऐड करेंगे। ऑक्ट्रॉय डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऑन मटेरियल, और अगर कुछ मटेरियल गया है तो वो क्या होगा? माइनस। जैसे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, या कोई मटेरियल आपने बेचा है तो वो माइनस होगा, कोई मटेरियल रिटर्न किया है सप्लायर को वो माइनस होगा, एबनॉर्मल वेस्टेज है तो वो डिडक्ट होगी, सेल ऑफ वेस्टेज है तो वो भी माइनस होगी। तो इस तरह से हम निकालते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1, इसमें आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, वो आप लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस होगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऐड होगा, फ्रेट जो आपको गिवन है एक्सपेंडिचर है फ्रेट ऐड होगा, पेड ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पे की, ये भी ऐड होगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड, है ना, ये आपको दे रखा है मटेरियल गया आपका तो फिर ये लेस होगा, सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल ये भी गया माइनस होगा, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऑन मटेरियल एक्सपेंडिचर है तो ऐड होगा, एबनॉर्मल वेस्टेज गिवन है ये माइनस होगा। तो ये ऐड और लेस करने के बाद आपके पास जो आएगा ये आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से हमने डायरेक्ट मटेरियल दिखाना है। फिर डायरेक्ट वेजेस मीन्स वो वेजेस पेड टू वर्कर्स जो कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लगे हुए हैं, जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर भी वो एक्सपेंडिचर हैं जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से कंसर्न्ड है, जिसको हम प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। और जब हमें प्राइम कॉस्ट निकालनी है तो हमारा वही फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, वो कहलाता है हमारा क्या? प्राइम कॉस्ट। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2, इसमें आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है मटेरियल का, वो आप लेंगे, मटेरियल परचेज्ड ऐड करेंगे, और मटेरियल से रिलेटेड देखो कुछ और भी है, कैरेज इनवर्ड वो इसमें ऐड करेंगे, है ना। तो ये आपके पास और उसमें माइनस करेंगे जो मटेरियल हमारा गया, जैसे मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, है ना, ये गिवन है मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, है ना, ये हमारा क्या होगा? माइनस होगा। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा। इसके अलावा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपके पास ये आ जाएगा, ये माइनस करके। इसके अलावा देखो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट वेजेस आपको दी हुई है ना, डायरेक्ट वेजेस ये हम क्या करेंगे? इसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद चार्जेबल एक्सपेंडिचर आपको दिया हुआ है तो ये भी हम इसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ये डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हैं तो आपके पास आ जाएगा प्राइम कॉस्ट जो कि है 2,09,000। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हाउ प्राइम कॉस्ट विल बी कैलकुलेटेड। डायरेक्ट मटेरियल जिसमें हम मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ये ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट, है ना। और कैरेज आउटवर्ड अगर आपको दिया हुआ है तो इट्स नॉट द आइटम ऑफ प्राइम कॉस्ट, क्योंकि कैरेज आउटवर्ड आपका कैरेज ऑन सेल होता है। तो हम कैरेज ऑन परचेज तो दिखाते हैं, कैरेज ऑन सेल नहीं दिखाते, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 3 दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है 50,000 निकाल के दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस आपको दिए, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर आपको दिए हैं, ओपनिंग स्टॉक है वर्क इन प्रोग्रेस का और क्लोजिंग स्टॉक है वर्क इन प्रोग्रेस का। कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट इफ़ वर्क इन प्रोग्रेस
इज़ वैल्यूड एट प्राइम कोस्ट। तो जनरली हम वर्किंग प्रोग्रेस को फैक्ट्री कोस्ट से पहले लेते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ मेंशन है तो प्राइम कोस्ट निकालने से पहले हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे, बिकॉज इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, है ना, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मटेरियल कंज्यूम्ड आपको गिवन है, वो आप लोगे 50,000, डायरेक्ट वेजेस 15,000, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर 5,000, इन तीनों को ऐड किया तो ये आपका 70,000 आ गया। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 8,000 ऐड करोगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 5,000 माइनस करोगे तो ये आपके आ जाएगी प्राइम कोस्ट। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हाउ प्राइम कोस्ट इज़ कैलकुलेटेड, है ना। उसके बाद देखो सेकेंड आता है फैक्ट्री कोस्ट। नेक्स्ट स्टेज आफ्टर प्राइम कोस्ट इज़ फैक्ट्री कोस्ट, है ना। ये कैसे निकालते हैं हम, प्राइम कोस्ट में जब फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, फैक्ट्री कोस्ट। और फैक्ट्री कोस्ट में वो एक्सपेंडिचर विच आर इंक्लूडेड इन फैक्ट्री ओवरहेड विच आर ऑफ इनडायरेक्ट नेचर and are incurred in a factory or in production process or are in operating and controlling production activities known as factory overhead। जैसे फैक्ट्री रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस हैं, फैक्ट्री लाइट, पावर एंड फ्यूल है, लूज टूल्स हैं, है ना, वेजेस है, सैलरी है। जनरली एक्सपेंडिचर के आगे फैक्ट्री लिखा होता है, या आप नेचर को देखकर समझ सकते हैं कि ये फैक्ट्री का ही खर्चा है ना। तो देखो इसका क्या फार्मूला होता है, जनरली वर्क इन प्रोग्रेस को हम फैक्ट्री कोस्ट जब निकालते हैं उससे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस करते हैं, और अगर कोई स्क्रैप बचा हुआ है उसकी सेल अगर की है तो उसको माइनस करते हैं। तो इस तरह से हम निकालते हैं फैक्ट्री कोस्ट। उसके बाद देखिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कोस्ट, ये ऐसी कोस्ट होती है जो ऑफिस के खर्चे होते हैं, है ना। दिस कोस्ट इज़ रिलेटेड टू ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन करने से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं, इन एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कोस्ट। तो देखो एक्सपेंडिचर के आगे ही लिखा होता है ऑफ ऑफिस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, है ना, ऑफिस बिल्डिंग का खर्चा है। ये एक्सपेंडिचर ऑन लाइट एंड क्लीनिंग ऑफ ऑफिस, ऑफिस का खर्चा, सैलरी एंड वेजेस टू ऑफिस, है ना। इस तरह के एक्सपेंडिचर जो होते हैं ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्क होता है उससे रिलेटेड होते हैं। तो इस तरह के जो एक्सपेंडिचर हैं उनको हम ऑफिस एक्सपेंडिचर में शो करते हैं, ऑफिस ओवरहेड में शो करते हैं। और जब फैक्ट्री कोस्ट में ऑफिस ओवरहेड को ऐड कर देते हैं तो हमारा जो आएगा वो कहलाएगा ऑफिस कोस्ट, या जिसको हम टोटल कोस्ट भी कहते हैं, टोटल कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है टोटल कोस्ट, कि ऑफिस ओवरहेड के अलावा भी कुछ खर्चे होते हैं, है ना। तो जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंडिचर हैं वो इसके अलावा होते हैं, तो इनको जब ऐड कर दिया जाता है ऑफिस ओवरहेड में या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, तो जो कॉस्ट आती है उसको हम क्या कहते हैं, टोटल कोस्ट। ये हमारी कहलाती है टोटल कोस्ट। तो सेलिंग एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, जो सेल को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, जो प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, जो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड होते हैं, है ना। तो इस तरह के जो एक्सपेंडिचर हैं, जैसे गोडाउन में स्टॉक रखा या कस्टमर्स को प्रोडक्ट की डिलीवरी दी, तो इस तरह के जो एक्सपेंडिचर हैं वो कहलाते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आता है एक्सपेंडिचर ऑफ सेल, है ना, ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर है, प्राइस लिस्ट सैंपल है, ये आते हैं, है ना। और इसके अलावा सैलरी एंड कमीशन अलाउड टू सेल्स मैनेजर, एडवर्टाइजमेंट। तो एक्सपेंडिचर के नेचर से पता चल जाता है कि उसका रिलेशन सेल से है या नहीं। तो इसको जब हम ऐड करते हैं तो वो आ जाती है आपकी टोटल कोस्ट। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि प्राइम कोस्ट कैसे निकालते हैं, फैक्ट्री कोस्ट कैसे निकालते हैं। फिर से सुन लो, प्राइम कोस्ट निकालने के लिए हम डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमारी क्या आ जाती है, प्राइम कोस्ट, है ना। और इसी तरीके से अगर फैक्ट्री कोस्ट निकालनी है तो प्राइम कोस्ट में फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंडिचर ऐड करेंगे तो हमारी आ जाएगी फैक्ट्री कोस्ट। और फैक्ट्री कोस्ट में ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर टोटल कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल कोस्ट, ठीक है। तो इसको हम कॉस्ट ऑफ सेल भी कहते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पर बताए हैं कि अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है तो फिनिश गुड्स का अगर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को माइनस करेंगे। ओपनिंग ऐड होगा, क्लोजिंग माइनस होगा, तो ये आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल गिवन है, रॉ मटेरियल, तो उसको आप लोगे प्राइम कॉस्ट के टाइम। प्राइम कॉस्ट निकालने से पहले आप उसका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में ओपनिंग स्टॉक ऐड करोगे और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करोगे। और अगर आपको वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है, नथिंग इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, तो फैक्ट्री कॉस्ट निकालने से पहले आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करोगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस करोगे। और अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने से पहले, है ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐड करने से पहले आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड करोगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को माइनस करोगे, उसके बाद आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इफ़ गिवन वो ऐड करोगे, तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो नेक्स्ट दिया भी हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल, कि अगर आपको कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है तो उसके लिए आप क्या करोगे कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर आर एडेड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो फिर उसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ सेल। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड एंड नेट प्रॉफिट अगर आपको निकालना है कि गुड्स सोल्ड के ऊपर आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया, तो दोनों ही जो प्रॉफिट हैं, चाहे वो प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड है या नेट प्रॉफिट है, आर टू बी कैलकुलेटेड, देन प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड इज़ ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सेल, है ना। जबकि प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया जाता है जनरली हम कैसे करते हैं, सेल में से अगर कॉस्ट को माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट। तो देखिए आपको दिया भी हुआ है ये कि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड दिया है, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगी सेल, है ना, सेल आ जाएगी, और ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड। फिर इसमें से अगर आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो फिर आपके पास ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट। तो आई थिंक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसमें अगर आप प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो आपके पास सेल आ जाएगी, है ना। और इसी जो है वो इसी अमाउंट में से जो आपका प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड है, इसमें से अगर आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा आता है वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, कि वर्क इन प्रोग्रेस आपको एक ऐसा वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, इज़ इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ द जॉब, कि जो काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी वर्क इन प्रोसेस है, काम अभी चल रहा है, स्टिल इन प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड विच इज़ स्टिल नॉट ए सेल्सेबल प्रोडक्ट, है ना। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इसमें कुछ आपको ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है, कुछ गिवन हो, क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन हो। तो जैसे बताया कि इट मे बी एडेड और डिडक्ट इन द प्राइम कॉस्ट बिफोर प्राइम कॉस्ट, कि प्राइम कॉस्ट के टाइम पर भी इसका वैल्यूएशन हो सकता है। जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट चार्जेस आपने ले लिए, वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड किया और वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग बैलेंस को ऐड किया और क्लोजिंग को माइनस कर दिया, तो ये प्राइम कॉस्ट के टाइम भी हो सकता है। और अगर फैक्ट्री कॉस्ट के टाइम आपको दिया हुआ है कि उसके टाइम करना है, तो फैक्ट्री कॉस्ट निकालने से पहले आप ओपनिंग स्टॉक को ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे, है ना। लेकिन अगर गिवन नहीं है तो आप इसको फैक्ट्री कॉस्ट के टाइम लेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बाय परसेंटेज ऑन कॉस्ट, कि प्रॉफिट की परसेंटेज आपको कई बार दी होती है, तो कई बार तो परसेंटेज ऑन टोटल कॉस्ट दिया होता है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कॉस्ट आपके सामने होती है, एक फिक्स परसेंटेज आपको दी है, तो वो आप उसे कॉस्ट इंटू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100, है ना, जो है वो अगर आप निकाल लेते हैं तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। आप देखो इस इलस्ट्रेशन में ये आपको जो दिया है, देखिए सबसे पहले आपको दिया हुआ है फैक्ट्री कॉस्ट है 5700, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है 400, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है 200, तो आपकी टोटल कॉस्ट होगी 6300। अब इसने कहा है कि 10% आपका जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट के ऊपर है, ऐड प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 10% ऑन टोटल कॉस्ट, है ना। आप देखो टोटल कॉस्ट है कितनी, टोटल कॉस्ट आपकी है 6300, तो 6300 का 10%, ये आपके पास प्रॉफिट आ गया 630, है ना, और ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया ऐड करके 6930। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, इट्स वेरी सिंपल। लेकिन इस तरह से भी हो सकता है कैलकुलेशन प्रॉफिट बाय परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस, कि आपको परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस दिया हुआ हो, है ना। जैसे ये 10% ऑन सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा किस तरीके से निकालना है, बिकॉज कॉस्ट इज़ गिवन, है ना, यू नो अबाउट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट।
तो फिर हम क्या करेंगे कि सपोज़ हम एज्यूम कर लेंगे कि अगर आपका जो सेल्स प्राइस है अगर वो 100 है ना, उसके ऊपर आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है 10 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 90। सोच के देखो, इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ 100, प्रॉफिट इज़ 10, तो आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना होगा 90 होगा, है ना। फिर आप स्टेटमेंट लगा सकते हैं कि अगर आपका जो प्रॉफिट है वो 10 रुपीज़ है तो कॉस्ट कितनी है 90, है ना। 90 कॉस्ट है तो प्रॉफिट है 10। अगर एक कॉस्ट है तो प्रॉफिट हो जाएगा आपका 10/90, और अगर आपकी जो कॉस्ट है वो यहाँ कितनी थी 6300, तो आपका कितना होगा, है ना। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि 6300 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 90, या ये फार्मूला भी बन सकता है कॉस्ट ऑफ सेल, टोटल कॉस्ट जो आपकी है, टोटल कॉस्ट, है ना, और मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट ऑफ प्रॉफिट। तो इस तरीके से भी फार्मूला भी बन सकता है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है कि आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग, कि कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ आइटम्स इंक्लूड नहीं होती, फाइनेंशियल नेचर की होती हैं, उनको हम नहीं लेते। जैसे देखिए एबनॉर्मल लॉस, मटेरियल का अगर एबनॉर्मल लॉस है, नॉर्मल को लेते हैं, एबनॉर्मल को नहीं देते। प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर या गुडविल रिटर्न ऑफ है नहीं लेंगे, इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स नहीं लेंगे, इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल को नहीं लेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं लेते, कैपिटल लॉस या कैपिटल गेन को नहीं लेते, ट्रांसफ़र टू रिजर्व है तो वो भी नहीं लेना, डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर, पेमेंट और रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड, शेयर ट्रांसफ़र फीस, कैश डिस्काउंट, प्रॉफिट और लॉस ऑन वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक या प्रॉफिट और लॉस ऑन फॉरेन एक्सचेंज, इनको हम जो है वो यूनिट कॉस्टिंग में नहीं लेते। आप देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपको दिया हुआ है, इसको देखो ध्यान से कि आपको यूनिट कॉस्टिंग सिंपल कॉस्ट शीट बनानी है। तो जैसे बताया था, रॉ मटेरियल कंज्यूम इस गिवन, ये डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, इन तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। फिर उस प्राइम कॉस्ट में आप फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट भी कह सकते हैं। फिर उसमें आप ऑफिस ओवरहेड को ऐड करोगे तो आ जाएगी टोटल कॉस्ट, और सेलिंग ओवरहेड को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल। तो ये देखो, ये इन्होंने निकाला हुआ है टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्री कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट। ठीक है, आप इसके कुछ क्वेश्चंस करके देखना, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से।